लास्ट हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम पढ़ेंगे इसमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ आती हैं जो हम इनकी स्टेट वगैरह पता करते हैं कि कैसे ये फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक हो गया। तो पहला है इसकी स्टेट। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं, अवस्था। तो जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है या किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है, अवस्था बोल तो 3 स्टेट होती हैं। सॉलिड, कोई भी मैटर होता है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस के फॉर्म में रह सकता है। ठीक है, और सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक हो गया। अगर जो हमारे पास कोई पदार्थ ऐसा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो तो वो गैसियस फेज में होगा। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। और अगर जो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड में पाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारे पास एल्काइल हैलाइड होते हैं तो CH3Cl, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और क्लोरोएथेन कमरे के ताप पे गैस है, मॉलिक्यूलर वेट कम है। जबकि सभी C8 तक के यौगिक द्रव, C18 तक के यौगिक द्रव अवस्था में रहते। तो वही बात जो मैं कह रहा था, अगर जो मॉलिक्यूलर वेट कम है तो गैसेस, फिर थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो लिक्विड, और फिर उसके बाद सॉलिड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट के साथ ऐसे में हमारे पास स्टेट चेंज होती जाती है। ठीक हो गया। दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करते हैं, समान एल्किल समूह के लिए हैलोजन का अणु भार बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता जाता है। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है ये भी किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे। बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दो तरीके से बढ़ सकता है। पहला, या तो एल्काइल ग्रुप सेम हो और हैलोजन क्या हो, अलग अलग। तो यहाँ पे जैसे Ri, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड हमारे पास है। तो इनमें सबसे भारी कौन होगा, आयोडीन भारी होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी उसके रिस्पेक्ट में, औरों के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी स्थिति में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता कैसे है, या तो हम जो हमारे पास हैलोजन है उसे सेम रखें और एल्काइल ग्रुप को चेंज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल आयोडाइड है, इथाइल आयोडाइड है। अब इथाइल आयोडाइड है तो अपने आप ही इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप ही बढ़ जाता है। ठीक हो गया। और लास्ट इसमें एक चीज़ और आती है जिससे कई बार सवाल बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया। जितनी ज़्यादा हीट किसी सरफेस को मिलेगी वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, या एन क्लोरोब्यूटेन, ये हमारे पास है आइसोक्लोरोब्यूटेन, और ये हमारे पास नियो क्लोरोब्यूटेन। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे जैसे जैसे ब्रांचिंग शुरू हो रही है सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, और सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे में हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। अगला टॉपिक आता है इसमें घनत्व, डेंसिटी जिसे बोल देते हैं।
तो डेंसिटी तुम्हें पता ही है, घनत्व। ठीक हो गया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। कैसे लिखते हैं इसे, m/v। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं, पॉइंट लिखा भी है वैसे ही, ब्रोमाइड और आयोडाइड के घनत्व जल से अधिक होते हैं, जबकि फ्लोराइड और क्लोराइड के घनत्व जल से कम होते हैं। किसके कारण, द्रव्यमान के कारण। ठीक हो गया, क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडाइड हमें पता ही है कि क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। आयोडीन सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमाइड क्या होता है, लिक्विड होता है। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। ठीक है, अगला आता है इसकी सॉल्युबिलिटी, विलेयता। देखो विलेयता के लिए एक विलेयता नियम आता है, समान समान को घोलता है। दो पदार्थ जिनकी प्रकृति समान होगी वो एक दूसरे को आपस में घोल देंगे। ठीक है, तो किसी एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में विलेयता उसके गुणों पर निर्भर करती है। ठीक है, जो हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए वो क्या होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाता है। ठीक हो गया। और लास्ट में ये जो कॉपर की तार है उसके साथ हरी और नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बेलेस्टीन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, हैलोजनों में रंग पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण, और वो उन्हीं रंगों के कारण क्या देते हैं, ज्वाला परीक्षण भी देते हैं। तो अभी तक हमने इनके भौतिक गुणों के बारे में देखा, सामान्य से हैं, ज़्यादा टफ इससे कुछ है नहीं, आसानी से समझ जाओगे। अगला आता है इसमें रासायनिक गुण, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म्स पूछी जाती हैं, कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं, नेम रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। ठीक हो गया। ये यूज़ कैसे होता है कि जब हम किसी भी कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ दूसरे कंपाउंड के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरह यूज़ हो जाती हैं। तो ऐसे में हमारे आगे तक के चैप्टर क्लियर होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को एक बार में, सिर्फ एक बार डिटेल में पढ़ लेना होता है, उसके बाद आगे सब चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके चलें तो आसानी से चैप्टर क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, और आसान भी रहेगा, याद करना, रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को। ठीक हो गया। तो इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, अब नाभिक स्नेही किसे बोलते हैं, नाभिक स्नेही हो गया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है या उन पे क्या हो, ऋणावेश हो, नाभिक स्नेही बोलते हो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मैंने इस नोटेशन से इसे दिखाया है, NU ये माइनस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास। ठीक है क्या, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे या तो ये नेगेटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज पर जुड़ जाए। अब क्योंकि पॉजिटिव को हम नाभिक बोलते हैं, नाभिक स्नेही, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग, तो जो न्यूक्लियस की तरफ जाता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया जी। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे ये रिएक्शन लिखी थी, RCl प्लस NU माइनस इक्वल टू RNU प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरीन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बॉन्ड नेचर बताया था एल्काइल हैलाइड में, तो क्लोरीन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आई इफेक्ट के कारण ऐसा पोल बना देगा, डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। आगे क्या हो जाता है, जो NU माइनस है ये किस पे अटैक करेगा, एल्काइल ग्रुप में, और ये बॉन्ड टूट के क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड
मिल जाएंगे और इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सामान्य से अभिक्रिया है। इस न्यूक्लियोफाइल की जगह पे क्या क्या हो सकता है हमारे पास? हाइड्राइड हो सकता है, एल्काइड हो सकता है, मिथॉक्साइड हो सकता है, हाइड्रोक्सी समूह हो सकता है, साइनाइड, एस्टर। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे समूह हमारे पास हो सकते हैं, इनके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स की एक रिएक्टिविटी का क्रम है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो दो टाइप से होती हैं। पहला टाइप आता है इसकी मैकेनिज्म हुई। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो दो टाइप से होती हैं, एक SN1 टाइप से, दूसरा SN2 टाइप से। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर, ठीक है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन SN1 अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की बल गति को प्रदर्शित करती है। अब जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी थी, तो वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कौन सी? SN1 रिएक्शन। ठीक हो गया। और क्या होता है इनमें? इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने वाला नहीं है। SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहला स्टेप किस तरीके से होता है, इस रिएक्शन को हम समझ लें। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कोई एल्काइल हैलाइड हमारे पास है और जनरली हम लेते हैं यहाँ पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया। टर्सरी एल्काइल हैलाइड में क्या होगा, जो हमारे पास CH3 ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को किसे देंगे? इस कार्बन को देंगे। ठीक है, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इस पर डेल्टा माइनस और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे हम इसे एक एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C, इस प्रकार से कार्बोकैटायन। ठीक है, ये बना हमारे पास कार्बोकैटायन। 11th में इंटरमीडिएट्स में हमने पढ़े हैं ये कार्बोकैटायन SN1 SN2 है उस, तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म हो। ठीक है, अब हाइपर कंजुगेशन के कारण क्या होता है, जो कार्बोकैटायन है इनकी स्टेबिलिटी होती है कि टर्सरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। किसके कारण? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी का नेचर आ जाता है। तो जो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होनी थी वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो SN1 रिएक्शन में हमारे पास एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। अब जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर देता है। ठीक है, ये सामने से इस पे अटैक करेगा और कंपाउंड मिलेगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में, जो भी कंपाउंड मिल जाए। ठीक है, जैसा न्यूक्लियोफाइल होगा वैसे हमें कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये पहली प्रकार की मैकेनिज्म हो गई। ध्यान रखना ये मैकेनिज्म है। ठीक है, कैसे कोई रिएक्शन पूरी होती है। पहला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप है। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेप है, तो ये क्या है? स्लो स्टेप। दूसरा वाला स्टेप फास्ट स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आयन्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा?
स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप होगा। और केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा ध्यान होगा तुम्हें, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था कि जो स्लो स्टेप होता है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है। ठीक है, जो स्लो स्टेप होता है वो किसी भी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला स्टेप है और पहले स्टेप में एक ही रिएक्टेंट हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए रेट लॉ अगर जो हम लिख दें, मैं इस रिएक्शन की जो पूरी भी स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस कार्बोकेटाइन पे बनने पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए रेट लॉ क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड था इसकी पावर 1, या आर प्रोपोर्शनल टू CH3 थ्राइस CCl। ठीक है, और इस रेट लॉ से हम देख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब आती है बात SN2 मैकेनिज्म की। देखो SN2 मैकेनिज्म कैसे होती है, SN1 में हमने पढ़ा है टर्सरी सबसे तेजी से SN1 अभिक्रिया देते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आई इफेक्ट ज़्यादा होता है तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। पर अगर जो कहीं पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो तब क्या स्थिति बनेगी। ठीक है, रिएक्शन तो सेम होगी। अगर जो मैं इसकी रिएक्शन OH माइनस लाने वाले किसी कंपाउंड से कराऊँ तो रिएक्शन सेम होगी, CH3OH प्लस Cl माइनस। रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होगी, पर इसकी मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे चेंज हो जाएगी देखते हैं। तो जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड था उसे हम ऐसे बना लें, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अब जैसे हम SN1 रिएक्शन में बात कर रहे थे कि आई इफेक्ट, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि आई इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, मात्र हमारे पास एक कार्बन है और उसके साथ जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आई इफेक्ट शो नहीं करते। तो क्या होता है, जो OH माइनस है, अब देखिए क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही। ठीक है, तो ये इसे क्या करता है, पोलर नेचर का बना देता है। ये हमने बॉन्डिंग नेचर में फिर पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्या है, हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक कर देता है। ठीक हो गया, जैसे वो इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म हो जाएगा, इस प्रकार से एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है, जिसे बोल लेते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, और SN1 में क्या था, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक हो गया, अब ये क्या सीधे सामने से अटैक कर सकता है ये OH माइनस, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामने से एक बल की ग्रुप हमारे पास है, ये क्लोरीन हमारे पास है, तो ये इसे सामने से अटैक होने तो नहीं देगा। तो ये जो अटैक मैंने आगे से दिखा रखा है वो असल में कहाँ से होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन से। ठीक हो गया, इसीलिए ये क्या है, इस तरफ से। ठीक हो गया, और फिर लास्ट में ट्रांजिशन स्टेट ही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इसके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में।
ये इसके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल तैयार हो गया और बाई प्रोडक्ट क्या मिल गया, Cl माइनस के साथ मिल सकता है। ठीक हो गया। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म पूरी होती है। ठीक है। SN2 मैकेनिज्म का क्रम क्या है, जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होंगे वो सबसे जल्दी ये रिएक्शन देते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है। ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों हो जाएगी, देखो यहाँ पे ना तो स्लो स्टेप है ना फास्ट स्टेप है, एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरी हो रही है, दो रिएक्टेंट हमारे पास दिख रहे हैं। ठीक है। जब तक OH माइनस नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन भी आगे प्रोसीड नहीं करेगी, क्योंकि ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो इसके लिए रेट लॉ है R प्रोपोर्शनल टू CH3Cl टू द पावर 1 और OH माइनस टू द पावर 1, इस टाइप से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रेट लॉ बन जाएगा। और रेट लॉ से हम निकाल सकते हैं 1 + 1 = 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 2। ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे एक वॉल्डन इन्वर्जन आता है, वॉल्डन इन्वर्जन। देखो ये इन्वर्जन क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे होंगे तुम, मैंने डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। डॉटेड लाइन मतलब बिलो द प्लेन, मतलब जो ये H है ये कहाँ है, प्लेन के नीचे की तरफ है। अभी सामने से तो अटैक कर नहीं सकता इस क्लोरीन के चक्कर में, तो ये OH कहाँ से करता है, पीछे से अटैक करता है। तो लास्ट में जो हमारे पास कंपाउंड मिला ये OH, देखो क्लोरीन क्या था, प्लेन में था, और OH कहाँ गया, प्लेन से नीचे की तरफ आ गया। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स हो गया है। ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। स्टोइकियोमेट्री इसमें चेंज आती है। ठीक है। और जो SN1 में है वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। तो रिएक्शन देखना किस टाइप से होती हैं। फिर से कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और ये बनाएगा RNU माइनस NU प्लस X माइनस, इस टाइप से कंपाउंड फॉर्म होंगे। न्यूक्लियोफाइल की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे OH हो सकता है, CN हो सकता है, RO हो सकता है, NO2 हो सकता है, SO3H हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे कंपाउंड हम बना सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। अभी हमने इनकी मैकेनिज्म देखी। ठीक है। रिएक्शंस कैसे होती हैं तो वो देख लेते हैं, हर रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे, और यहाँ से हम कितने कन्वर्जन कर सकते हैं ये भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो पहला आता है रिएक्शन विद अल्कोहल। ठीक है। या अल्कोहल ना बोल के हम इसे बोल रहे हैं रिएक्शन विद KOH, रिएक्शन विद KOH। ठीक है। और ये कैसा KOH होना चाहिए, एक्वस KOH। ठीक है। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लें, इसकी रिएक्शन KOH, ध्यान रखना ये कैसा होना चाहिए, एक्वस, पानी में घुला हुआ गया।
ठीक है, तो ये बनाएगा ROH प्लस KX, सॉरी KCl। ठीक है, तो हम इसे कैसे इसका एक एग्जांपल देख लें। CH3Br प्लस KOH एक्वस। अब देखो कैसे रिएक्शन होगी, आसानी से समझने के लिए Br पे माइनस चार्ज, C पे प्लस चार्ज, पोटेशियम पे प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज। ठीक हो गया, तो प्लस वाला माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस वाला प्लस पे जुड़ जाएगा, और हमारे पास कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3OH प्लस KBr। तो ये बन गया हमारे पास एल्कोहल। ठीक हो गया। अगर जो मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, या तो SN1 से होगी या तो SN2 से होगी। तो कैसे हो जाएगी, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो ये रिएक्शन होगी SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जगह पे आप OH रख सकते हैं, OH माइनस, और सेम इसे जो हमने नोटेशन वहाँ लिखे थे वहाँ रख के इसकी मैकेनिज्म आप बता सकते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए थोड़ा एल्कोहल के लिए देखें, यहाँ पे हमें लास्ट एल्कोहल मिला है CH3OH। ठीक है, इसे बोल देंगे हम मेथेनॉल। इस मेथेनॉल का अगर जो हम रिडक्शन कर लें, अब मैं सिंपल सी रिएक्शंस बताऊंगा, इसका रिडक्शन अगर जो हम कर दें, ठीक है, तो रिडक्शन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 मीथेन। रिडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन मतलब जनरल लेना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर जो इसका ऑक्सीडेशन कर दें, यहाँ पे ऊपर वाले में हमने रिडक्शन किया है, नीचे वाले में हम ऑक्सीडेशन कर दें, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन कैसे बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। अब इस वाले कंपाउंड में क्योंकि हाइड्रोजन हट सकता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCH, एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक हो गया। आगे अगर जो ये इसी का हम ऑक्सीडेशन कर दें तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकते, तो क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और कंपाउंड मिलेगा हमारे पास HCOOH, एसिड। और कौन सा एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से समझ सकते हो कि हमने पहला कंपाउंड लिया था ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। ठीक है, और इस ब्रोमोमेथेन को हमने कन्वर्ट कर दिया है फॉर्मिक एसिड में, एल्डिहाइड में और एल्केन में। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, सारे के सारे कन्वर्जन्स देख लेते हैं। ठीक हो गया, और ये अभी सिंपल सा है। दूसरी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद मोइस्ट Ag2O और सिल्वर ऑक्साइड है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे एल्कोहल हमें मिल जाते हैं, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लें, जैसे हमने ले लिया CH3CH2Cl प्लस Ag2O, क्या हो जाएगा, CH3CH2OH हमें मिल जाएगा, और ठीक हो गया। ये यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, Ag। मॉइस्ट मतलब नम सिल्वर ऑक्साइड, यह हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में रहेगा, Ag प्लस और OH माइनस से बना लेगा। ठीक है, सेम Ag प्लस और O माइनस, Ag प्लस और OH माइनस, यहाँ पे प्लस और
ठीक हो गया। अगली रिएक्शन आती है इसमें सेम ऐसी, एल्कोहल के जैसे होता है एक थायो एल्कोहल, ठीक है। तो KSH एक्वस से रिएक्शन कराएं तो एस क्या हो गया, सल्फर, ये सल्फर हाइड्रोक्साइड या थाइनॉल बोल देते हैं इसे। तो कैसे बन जाएगा CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन अगर जो हम KSH से कराएं क्या बनाएगा, CH3CH2SH थाइनॉल, ठीक है, और KCl। तो इस कंपाउंड को बोल देते हैं थायोनॉल। ये SH क्या हो गया, थायो एल्कोहल, ठीक हो गया। अगली रिएक्शन इसमें आती है साइनाइड के साथ रिएक्शन, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन विद केसीन, रिएक्शन विद केसीन। और कैसा होना चाहिए, एल्कोहलिक केसीन। देखो क्या होगा, कोई भी एल्काइल हैलाइड हम ले लें,